अब चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पोस्टुलेट पढ़ो। पहला पोस्टुलेट ये होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जब आप लिखने बैठ रहे थे तो कंटेनर का वॉल्यूम हमेशा मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से काफी ज्यादा होता है। ये वही चीज है जो पहले आप पढ़ चुके हो, ये पहला वाला पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से पोस्टुलेट में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, या पहले पढ़ चुके हो। दूसरा क्या है, गैस मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूस और रैंडम मोशन करते हैं, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तीसरा क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। चौथा क्या है, यहां पर मॉलिक्यूल मूव करता रहता है स्ट्रेट लाइन में जब तक उसके सामने कोई आ नहीं जाता। समझो आप सीधे सीधे चलते रहोगे, आप तब टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज करोगे जब सामने से कोई आ जाएगा। पांचवा क्या है, कोलिजन जो होते हैं वो फुल्ली इलास्टिक होते हैं, मतलब जो पहले आपकी वेलोसिटी थी बाद में भी वेलोसिटी उतनी रहेगी, इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। सबको समझ में आया। और क्या छठा, इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, कंजर्व रहती है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब चले यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस इक्वेशन अलग होती है, उसको याद करनी पड़ेगी। कौन कौन है यहां पर जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की गैस इक्वेशन याद है? चैट में लिख के बताओ फटाफट से। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की गैस इक्वेशन याद है? मैं मान जाऊंगा अगर आप बता दो तो। राजेंद्र कुमार बेटा पढ़ ले, काम आएगा जिंदगी में। किस किस को यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरी की पूरी याद है? कौन बताएगा? मैं बड़ा हो चुका हूं देखो। कौन कौन बच्चा है जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की गैस इक्वेशन पूरी की पूरी याद है? बताओ मुझे। मैं वो भूख हो गई। बताओ क्या होती है? गलत 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 गलत। मैंने आपसे पूछा गैस इक्वेशन, क्या पूछा मैंने आपसे? गैस इक्वेशन। गलत, स्लैश, रॉन्ग। मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं, गैस इक्वेशन पूछ रहा हूं। मैं आपको समझाता हूं गैस इक्वेशन क्या होती है। दैट पीवी सब कोई कह लो बोलेंगे सब छोटे हो जाओ, बहुत बड़े दिख रहे हो। ठीक है मैं हट जाता हूं, है ना। मैं खाता हुआ इतना बड़ा लग रहा हूं जैसे कुंभकर्ण खा रहा हूं। कोई नहीं, मैं हट गया हूं। चलो तो आपको समझाता हूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की गैस इक्वेशन अलग होती है, पी विस्कस टू एनआरटी नहीं होती। आप अभी ये जो पढ़ के आए हो पी विस्कस टू एनआरटी, वो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये काइनेटिक थ्योरी गैस इक्वेशन नहीं है। जिसने भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी है उसने उसकी एक अलग से गैस इक्वेशन निकाली है। वो क्या होती है? पी विस्कस टू 1/3 NmV RMS स्क्वायर। ये याद कर लो बेटा। अब पहले तो ये याद करो प्लीज, आप इसको याद करो एक बार। ये काइनेटिक थ्योरी की गैस इक्वेशन है, पी विस्कस टू 1/3 NmV RMS स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर n होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर m होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहां पर v RMS क्या होता है? दैट इज RMS वेलोसिटी। बेटा याद कर लो, दिस इज RMS वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बहुत कम बच्चों को पता है, फिर गलती करते हैं वो लोग। आया समझ में? तो पहले तो इक्वेशन याद करो कि देखो काइनेटिक थ्योरी में अलग इक्वेशन होती है और इस पे सवाल भी आया हुआ है। काइनेटिक थ्योरी की गैस इक्वेशन क्या होती है? पी विस्कस टू 1/3 NmV RMS स्क्वायर। आप इसका उससे कंपैरिजन भी कर सकते हो, पी विस्कस टू एनआरटी से कंपैरिजन कर सकते हो, बट ये डिफरेंट है वो डिफरेंट है। आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे जरा समझो। सबको पता है कि किसी की काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है? हाफ mv स्क्वायर। यस और नो? किसी की भी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है? हाफ mv स्क्वायर। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है। यस, तो मैं कहता हूं कि भैया ओहो एक सेकंड रुको, इसका चार्जर कहां है? एक मिनट रुको बेटा, इसकी बैटरी लो हो चुकी है, मैं इसको चार्ज लगाता हूं। रुको, चार्ज लग गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो वो क्या होगा? हाफ mv1 स्क्वायर। v1 क्या होता है यहां पर? उसकी वेलोसिटी। अपने को नहीं पता उसकी वेलोसिटी क्या है। दूसरे वाले की क्या होगी? हाफ mv2 स्क्वायर।
ऐसी करके अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी काउंट करो तो मैं कैसे लिखूंगा, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस हाफ एम v3 स्क्वायर, ऐसे करके लिखता जाऊंगा। अगर सारे मॉलिक्यूल की अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे काउंट करनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस हाफ एम v3 स्क्वायर। ये पहले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, तीसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं यहां से हाफ एम कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा मेरे पास, अगर हाफ एम कॉमन निकालो तो मेरे पास बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर, चलो ये हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है सारे मॉलिक्यूल की एक साथ। अब अगर मैं कहूं चलो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जरा उसको चेक करो। वो होता है जैसे कि अगर v रूट मीन स्क्वायर निकालना चाहो उसकी स्क्वायर करके तो कैसे निकालते हो मैथमेटिकली, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर vn स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। vrms स्क्वायर कैसे निकालते हो, यही फॉर्मूला होता है। यस अब यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालना चाहो तो क्या करोगे, जरा आप चेक करना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहो तो क्या करोगे। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो जो पीछे आप करके आए थे, देखो जरा इसकी जगह ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये नहीं लिख सकता हूं कैपिटल N इंटू vrms स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकता हूं क्या, कैपिटल N इंटू vrms स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं क्या। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि vrms स्क्वायर किसके बराबर होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर vn स्क्वायर बाई n। अगर मैं n को उधर लेके चला जाऊं तो यहां पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर किसके बराबर हो गया, n इंटू vrms स्क्वायर। तो हाफ m इंटू n इंटू vrms स्क्वायर आ गया काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, कंपैरिजन कर लेना। अभी आप काइनेटिक एनर्जी को थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ के आए हो, हाफ साथ में m लगाए थे और साथ में आपने क्या किया था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर ऐसा पढ़ के आए थे। जो जो इंटेलिजेंट है वो तो पढ़ लेंगे, और जो जो लगता है कि भैया नीट हमारे बस की बात नहीं है वो भाग जाएंगे, मुझे पता है। इसलिए जो टॉपर है वो बैठे रहना। फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया ये। अब आप देखो अगर मैं यहां से थोड़ी हेल्प ले लूं तो मुझे पता है कि एन एम vrms स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3pv के बराबर होती है, यस और नो। और अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दूं, ये देखो तो क्या निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2। देखो इसकी वैल्यू उठा के रख दी मैंने, एम vrms स्क्वायर की वैल्यू उठा के किसकी कितनी होती है, 3pv के बराबर होती है, तो 3/2 इंटू पीवी होगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो क्या होगी, 3/2 इंटू पी इंटू वी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है वो पर मोल है, क्या है वो, पर मोल है। आप लोग याद रखना, एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 इंटू पी इंटू वी। और आपको सबको पता है कि एक मोल के लिए पीवी किसके बराबर होता है, RT। तो आप क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 3/2 इंटू आर इंटू टी। सबको समझ में आया। अब आप देखो यहां पर पीवी या 3/2 पीवी लिख सकते हो, 3/2 RT भी लिख सकते हो। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने देखी 3/2 पीवी या फिर 3/2 RT, वो बेसिकली पर मोल थी। पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की निकालना चाहूं, काइनेटिक एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल, तो मैं क्या करूंगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूं। तो 3/2 इंटू पी इंटू वी डिवाइड बाई क्या करूंगा, एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया सबको, सबको क्लियर है। पर मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से मैं डिवाइड करूंगा, यस। अब अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो पर मॉलिक्यूल आ गई, 3/2 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या करूंगा, Na। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर मुझे निकालना है तो मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, और वो ये आ रहा है 3/2 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई Na। अब अपने को पता है कि R गैस कांस्टेंट है, Na भी एक कांस्टेंट है। R बाई Na को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के भी लिखा जाता है। ये देख लो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। मैं हट जाता हूं, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सबको समझ में आया क्या। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है, अब आप ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। फाइनल पार्ट ये है कि देखो अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 3/2 RT। और अगर कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, तो आप क्या लिखोगे, 3/2 KT। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है, R/Na। खत्म कहानी। सबको समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया। पर इसमें एक चीज है, केबी की वैल्यू कितनी होती है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू वो होती है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर
केल्विन पर मोल, पर आपको याद नहीं करनी है, आपको एग्जाम में दी हुई होती है तो भूल जाओ। अब आते हैं यहां पर यहां पर प्रोबेबिलिटी ग्राफ को समझो। ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ पर सवाल बहुत पूछा जाता है। बेसिकली क्या है, ये आपके ना जो आपकी क्लास होती है उसमें जितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से ग्राफ है। आपकी क्लास में बताओ 0 नंबर कितने बच्चों के आते हैं? बहुत कम बच्चों के। आपकी क्लास में 100 में से 100 नंबर कितने बच्चों के आते हैं? बहुत कम बच्चों के। लेकिन आपकी आप ही की क्लास में 40 से लेके 70 नंबर बहुत बच्चों के आते हैं। यस और नो? ज्यादातर बच्चे आपके 40 से 70 नंबर वाले होते हैं। तो इसी को बोलते हैं, ये जो 40 है, देखो 0 नंबर वाले कम है, 10 नंबर वाले थोड़े ज्यादा है, 20 वाले और ज्यादा है, लेकिन 40 से 70 वाले बहुत ज्यादा है। समझ में आता है? 100 वाले कम है, 80 वाले कम है, 100 वाले कम है। तो ग्राफ ऐसे ही बनाया गया है। तो ये ग्राफ इस तरह से बनाया गया है, 0 नंबर वाले, मैक्सिमम नंबर वाले, फिर यहां पर फुल टू फुल नंबर वाले। समझ में आया? ये जो पीक आपने पकड़ी है वो 40 से 70 नंबर वालों की है। ऐसे ही ग्राफ यहां पर बनाया गया है। ये किस किस के बीच में है? यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट में, और यहां पर वेलोसिटी ली जाती है। कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल जीरो वेलोसिटी का नहीं होता। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, मॉलिक्यूल बढ़ते रहेंगे, लेकिन एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की होती है। जैसे 40 से 70 नंबर बहुत लोगों के होते हैं, वैसी एक वेलोसिटी बहुत मॉलिक्यूल की होती है, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके बाद होती है एक एवरेज वेलोसिटी, फिर होती है एक आरएमएस वेलोसिटी, जो अभी पढ़ के आए थे। मजे की बात, आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा बड़ी होती है, फिर एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, और सबसे छोटी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मैं तीनों की वैल्यू आपको बताऊंगा जिसपे से सवाल आते हैं, तो ज्यादा इब्बट नहीं करूंगा, डायरेक्टली समझो। अगर कोई बोले कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो वो होता है अंडर द रूट आर टी। मैं इसको लिख देता हूं, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, अंडर द रूट 8 आर टी बाई पाई एम। ये वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, उसमें गलत लिखा हुआ है, हटा देना। ये गलती से हो गया, क्योंकि यहां पर जब इसको गूगल से कन्वर्ट किया था पीपीटी में, तो डेटा इधर उधर हो जाते हैं। तो 8 बाई पाई आर टी बाई एम एवरेज वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? आरएमएस वैल्यू होती है 3 आर टी बाई एम। ये आरएमएस वैल्यू होती है वेलोसिटी की। लास्ट बच गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी होती है? दैट इज 2 आर टी बाई एम। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है 2 आर टी बाई कैपिटल एम। मैं आपको बता देता हूं। तो अगर मैं तीनों का रेशियो निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो कितना होता है? दैट इज 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर एवरेज, और फिर सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और ये रेशियो आपसे बहुत बार पूछा गया है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको यहां पर फिर से स्क्रीन दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये आपके काम की चीज है बेटा, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर। यही आपके सबसे काम की चीज, और ये सवाल डायरेक्टली पूछा गया है। ये आप लोग ध्यान रखना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। फॉर्मूला यहां पर क्या है? 8 बाई पाई आर टी बाई कैपिटल एम। इसको करेक्ट कर लेना, अंडर रूट में आएगा, ये गलत है। नीचे वाले में भी इतना ही है, 3 आर टी बाई कैपिटल एम। उसके नीचे वाला भी इतना ही है, अंडर द रूट 2 आर टी बाई कैपिटल एम। ये फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लो, और ये काम आएगा आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मजे की बात, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वेलोसिटी बढ़ती रहती है। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फुदकोगे ना तुम भी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉपकॉर्न भी उछलता है, ये तो फिर मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी स्टिफिनेस, ग्राफ की स्टिफिनेस कम होती रहती है। मतलब T1 टेम्परेचर पर अगर ये ग्राफ है तो T2 टेम्परेचर पर स्टिफिनेस कम हो जाएगी। अब देखो T4 टेम्परेचर पर और भी कम हो गई। समझ में आ रहा है? अगर कोई यहां पर आपको ग्राफ बना के दे तो आप ये समझ लेना कि जिसकी स्टिफिनेस सबसे कम है वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो T4 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर T3 आएगी, फिर T2 आएगी, फिर T1 आएगी। ग्राफ की स्टिफिनेस कम होते रहती है, आप लोग याद रखोगे। आ गया समझ में? चलो भैया।